अपनी बीवी के साथ खुश था जब अचानक अब्बा की कॉल आई जो भाई के साथ रहते थे। अब्बा ने रोते हुए कहा, मुझे अपने पास बुला कि वो खाना नहीं देती और बेटा मारता है। ये सब सुनती मेरी बीवी ने इशारे से सख्ती से मना किया तो मैंने बहाना कर दिया कि मैं शहर से बाहर हूँ। 2 दिन ही गुजरे थे जब अब्बा खुद घर आ गए, पर बीवी ने बाहर ताला लगा दिया और बोली थक कर खुद ही चले जाएंगे। मैं बेचैन होने लगा जब रात तेज बारिश शुरू हुई तो मैंने बीवी से चाबी छीन कर ताला खोला ताकि अब्बा को अंदर ला सकूं। पर मुझ पर क़यामत टूट पड़ी क्योंकि कमरे में हल्की रोशनी बिखरी हुई थी। दीवार पर लगे घड़ियाल की सुइयां आस्ता आस्ता हरकत कर रही थी। टेबल पर एक केक रखा था जिस पर नन्ही नन्ही मोमबत्तियां रोशन थी। मैंने मोहब्बत भरी नजरों से सामने बैठे वजूद को देखा। मेरी बीवी नजाब जिससे मेरी शादी को 1 साल हो गया था। आज हमारी एनिवर्सरी थी और मैंने इस दिन को खास बनाने के लिए अपनी पूरी जान लड़ा दी थी। नजाब ने मुस्कुराते हुए मोमबत्तियां बुझाई और तालियां बजाने लगी। मैंने खुश होकर कहा, जानी इतने खूबसूरत साथ का शुक्रिया। वो हंसी एक ऐसी हंसी जो मेरे दिल को हमेशा धड़का देती थी। शुक्रिया तो बनता भी है, वो एक अदा से बोली। इतनी लंबी लाइन को इग्नोर करके तुमने अपना साथी जो चुना। वो खिलखिलाई तो मैं हल्के से सर को झुकाकर कहा, यस माय प्रिंसेस, ये शख्स हमेशा आपके लिए बेदाम आपका गुलाम हुआ। वो मुस्कुरा दी। मैंने चम्मच से केक उठाया, इसके लबों के करीब ले गया। मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर अब्बा का नाम झगमगा रहा था। रात के इस पैर उनका फोन आना कुछ अजीब सा लगा। मैंने जल्दी से कॉल रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम अब्बा, मैंने खुशगवार लहजे में कहा, लेकिन दूसरी तरफ से आने वाली आवाज ने मेरे चेहरे से खुशी गायब कर दी। बेटा मुझे अपने पास फैला लो, मैं यहाँ मजीद नहीं रह सकता। अब्बा की आवाज कांप रही थी जैसे वो बहुत देर से रो रहे हो। मेरी मुस्कुराहट एक लम्हे में ही खत्म हो गई। क्या हुआ अब्बा? अरे ये तुम्हारी भाभी खाने को नहीं देती और तुम्हारा भाई। अब्बा की सांसें तेज होने लगी जैसे अल्फाज अदा करना इनके लिए मुश्किल हो। वो मारता है बेटा, बहुत मारता है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। क्या कह रहे हैं अब्बा? भाई ऐसा कैसे कर सकता है? बेटा मैं सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ एक दिन भी मजीद नहीं रह सकता। तुम्हारे भाई ने मुझ पर हाथ उठाया। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, मुझे अपने पास बुला लो। बेटा मैं मजीद से जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे हाथ से चम्मच गिर गया और नजाब ने फौरन मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर परेशानी से पूछा, क्या हुआ? मैंने नजरें उठाकर इसे आस्था से कहा, अब्बा का फोन है, वो कह रहे हैं कि भाई और भाभी इन पर जुल्म करती है। नजाब का चेहरा सख्त हो गया। तुमने क्या कहा? मैंने उलझन से मोबाइल को घूरा। अभी तो कुछ नहीं, लेकिन अगर अब्बा वाकई मुश्किल में है तो मुझे कुछ करना होगा। नजाब ने आगे बढ़ाकर मोबाइल मुझसे ले लिया और एक संजीदा लहजे में बोली, अकल से काम लो जासिर, हम खुश हैं पुरस्कून हैं। अगर तुम अब्बा को यहाँ बुला लोगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें नहीं मालूम बूढ़े कितनी जिद्दी होते हैं, लेकिन वो मेरे वालिद हैं। मैंने तजाज किया और मेरी बीवी हूँ। नजाब ने आंखों में गुस्सा झलकने लगा। मत भूलो ये घर किसका है। अगर तुमने इन्हें यहाँ लाने का सोचा भी तो मुझे घर छोड़ दूंगी। नजाब की बातों ने मुझे अंदर से झंझोड़ के रख दिया। मैं एक लम्हे के लिए बोला ही नहीं। मेरी एक तरफ मेरा बाप था जो तकलीफ में था और दूसरी तरफ मेरी बीवी जिसके बगैर मेरी जिंदगी का तस्वर भी मुमकिन नहीं। तुम्हें फैसला करने होगा यासर। नजाब की आवाज में ठहराव था मगर इसके अल्फाज में धमकी छुपी थी। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर अब्बा को बहाना बनाकर कह दिया, अब्बा मैं शहर से बाहर हूँ, जैसे ही वापस आता हूँ आपसे बात करता हूँ। कॉल बंद हो गई लेकिन मेरे दिमाग में ख्यालात की आंधी चल रही थी। लेकिन मुझे मुस्कुराना पड़ा क्योंकि मेरी अमीर बीवी को ये पसंद नहीं था कि पहली एनिवर्सरी में किसी किस्म की बदतमीजी हो जाए। वो पहले ही मुझसे छोटी छोटी बातों पे खौफा थी। लिहाजा अपनी शादी की पहली सालगिरह में पूरे एहतमाम से इसीलिए मनाना चाह रहा था कि पिछली तमाम नाराजगियां खत्म हो जाए और इसका दिल मुझसे साफ हो जाए, क्योंकि इससे नाराजगी में अफोर्ड नहीं कर सकता था। मेरी जिंदगी अजीब मोड़ लेते लेते अचानक एक ऐसी सिमत में मुड़ गई थी जिसका मैंने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया। मैं एक आम सा वर्कर था, एक मामूली सा असिस्टेंट जो फाइलों के अंबार में दब कर गुजारा कर रहा था। मेरे ख्वाब बहुत बड़े नहीं थे, बस एक अच्छी जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश थी। लेकिन किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। मेरी कंपनी के बास की बेटी नजाब मुझ पर मर थी। वो हसीन थी, दौलतमंद थी और सबसे बढ़कर मुझे चाहती थी। पहली बार मुझे यकीन ही नहीं आया कि एक अमीरजादी मेरी तरफ मुतवज्जो कैसे हो सकती है। लेकिन जब इसने खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो मैं भी इसकी सहर में गिरफ्तार होने लगा। इस कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर बन चुका था। मेरी तनख्वाह कहीं गुना बढ़ चुकी थी। मेरे पास एक चमचमाती नई गाड़ी आ गई और एक परतैश फ्लैट जो नजाब ने मुझे तोहफे में दिया था। मैं जैसे हवाओं में उड़ने लगा, वही लोग जो मुझे नजरअंदाज करते थे अब मेरे आगे पीछे फिरते थे। दफ्तर में मेरा एक रोब दबदबा था और बाहर की दुनिया में मैं एक अमीर आदमी की तरह जिंदगी गुजारने लगा। फिर एक दिन नजाब ने मुझे प्रपोज कर दिया।
मैं हैरान था, खुश भी था और शायद खौफज़दा भी, लेकिन मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। ये शादी मेरे लिए ख्वाबों की ताबीर थी। मैं एक आम आदमी से एक मुअज़्ज़ज़ और दौलतमंद ख़ानदान का दामाद बनने जा रहा था। शादी धूमधाम से हुई, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये खुशी महज़ एक शराब थी। शादी की पहली रात ही नवाब ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया, यासर, मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में किसी और की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम अलग-थलग रहेंगे, किसी का कोई हक़ नहीं होगा हमारी ज़िंदगी में दखल दे, हत्ता कि तुम्हारे अपने वालिदैन का भी। मैंने इसकी बात को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया। मुझे लगा वो बस अपनी आज़ादी बरकरार रखना चाहती है। लेकिन वक्त के साथ ये बात एक जंजीर बन गई जो मेरे वजूद को जकड़ने लगी। मेरी शादी के बाद सबसे बड़ा फैसला ये था कि अब्बा को कहाँ रखूं। मैं चाहता था कि वो मेरे साथ रहें, लेकिन नजाब ने दो टोक कह दिया कि मैं तुम्हारे वालिद को नहीं रखना चाहती। मैंने चाहा कम अज़ कम अब्बा को अपने करीब किसी अच्छी जगह रख दूं, लेकिन नजाब ने साफ इनकार कर दिया। मैं मजबूर होकर इन्हें बड़े भाई के पास भेजने पर मजबूर हो गया। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी इतनी बदली कि मैं खुद को पहचान नहीं पाया। नजाब एक खूबसूरत ख्वाब की तरह थी, लेकिन हकीकत में वो एक ऐसी मलका थी जिसके आगे मैं बस एक गुलाम था। मैं क्या पहनूंगा, कहाँ जाऊंगा, किससे मिलूंगा, क्या खाऊंगा, बल्कि सच बताऊं कि कितना सांस लूंगा, ये सब कुछ वो तय करती थी। और बदले में मुझे मनचाही ख्वाहिशात को हासिल करने का मौका मिल जाता। क्योंकि सौदा बुरा नहीं था, इसलिए मैं भी खामोशी से अपना वक्त गुजारने लगा। मुझे इसकी मोहब्बत पर कोई शक नहीं था, लेकिन ये मोहब्बत नहीं कैद थी। मैं इसकी पसंद का खाना खाता, इसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता। मेरी कोई अपनी राय, कोई अपनी ख्वाहिश नहीं रही। वक्त गुजरता गया और मैं इस जिंदगी का आदी होता गया। अब्बा कभी कभार फोन करते थे, लेकिन मैं मसरूफियत का बहाना बनाकर ज्यादा बात न कर पाता। मुझे मालूम था वो तकलीफ में है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। फिर एक दिन इनका फोन आ गया। वो मेरे पास आना चाहते थे, क्योंकि वो बड़े भाई और भाभी के रवैयों से सख्त नाराज थे। लेकिन जहाँ मेरी जिंदगी तहबाला हो चुकी थी, इस वक्त तो मैंने इनके आगे बहाना कर दिया। 2 दिन गुजर गए और मैंने अब्बा को फोन दोबारा नहीं किया। उन्होंने मुझसे राब्ता किया। मैं चाहता था कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन दिल बेचैन था। तीसरे दिन शाम के वक्त दरवाजे की दस्तक हुई। मैंने की होल से देखा तो सामने एक मंजर देखकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई। अब्बा मेरे लेक्सरी फ्लैट के दरवाजे पे खड़े थे। इनके कपड़े मैले, चेहरा जर्द और आंखों में बेबसी की इंतहा थी। वो लर्जती हुई आवाज में दस्तक देते बोले जा रहे थे, बेटा दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मेरी सांसें रुकने लगी। मेरे अब्बा जी ने मैंने हमेशा मजबूत और पुरसकून देखा था, आज टूटे हुए और बेसहारा लग रहे थे। मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा ही था कि ऐन इसी लम्हे नजाब तेजी से मेरे करीब आई और दरवाजे के हैंडल पर मेरे हाथ पे अपना हाथ रख दिया। इसका चेहरा स्मार्ट था और चेहरे के तसरात इंतहाई सख्त थे। क्या हुआ, दरवाजे पे कौन है? अब्बा, मेरे मुंह से आवाज निकली तो वो एकदम गुस्से से बोली, ये यहाँ क्यों आ गए जासर? इसकी आवाज बर्फ की तरह सर्द थी। मैंने बेबसी से कहा, नजाब, ये मेरे वालिद है। कहाँ जाएंगे ये जहाँ से आए हैं वहीं वापस चले जाएं। इसका लहजा जहर में बुझा हुआ था। मैं बोलना चाहता था, मैं इनके लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन मैं बेबस था। नजाब मेरे हर फैसले पर हावी थी। यासर, तुमने इनका कोई ठेका नहीं उठा रखा। तुम्हारा भाई और भाभी ने अच्छे से रख सकते हैं, और ये इनका फर्ज भी है। तुम हर महीने इन्हें पैसे भेज देती हो, ये काफी है। और दरवाजे से हट जाओ, ये थोड़ी देर बाद खुद ही चले जाएंगे। नजाब ने हुक्माना अंदाज में कहा तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे सामने वो बाप था जिसने मुझे पाला, मेरे लिए अपनी खुशियां कुर्बान की, और पीछे वो बीवी थी जिसने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मेरी मर्जी भी छीन ली। मेरे अंदर एक जंग छिड़ चुकी थी, एक ऐसी जंग जिसमें मैं खुद को अपनी जात से शिकस्त खा रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने दरवाजे की होल से देखा। अब्बा मायूस से खड़े दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहे थे और ठंड में कांप रहे थे। रात हुई, आसमान पर बादल गिरजने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैं न जाने किस बेचैनी में अब तक जाग रहा था। मेरी नजरें खिड़की पे जमी थी, जिस पर पानी की बूंदें खिड़की के शीशे से टकराकर नीचे बह रही थी, जैसे किसी बेबस रूह की आंखों से आंसू बरस रहे हों। मैंने गैर इरादी तौर पर पर्दा सरकाया, खिड़की से बाहर झांका तो देखा अब्बा बारिश में भीग रहे थे और दीवार के साथ लग कर बैठे थे। मैंने फौरन खिड़की का पर्दा बराबर कर दिया और लेट कर छत को घूरने लगा, मगर मेरे जहन में सिर्फ एक ही मंजर घूम रहा था। अब्बा जो दरवाजे के बाहर भीग रहे थे, कांप रहे थे, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। जमीर की जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। ये वही बाप है जो तुम्हारे बचपन में तुम्हारे कंधों पर बैठाकर मीलों चलता था। ये वही बाप है जिसने तुम्हारे लिए अपना आराम कुर्बान किया और आज भी यारो मददगार बार छोड़ रहे हो। मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। मैंने पहलू बदला और नजाब की तरफ देखा, जो अपने बिस्तर पर पुरस्कून नींद सो रही थी। से कुछ हुआ ही ना हो। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उठा, खिड़की की तरफ गया और बाहर झांका। अब्बा अब भी वही दीवार के साथ लगे बैठे थे।
बारिश से इनके कपड़े मुकम्मल भीग चुके थे, जिस्म थर-थर काँप रहा था और सर झुका हुआ था। मेरे सीने में कुछ टूटने लगा। अब बस, मैंने खुद से कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसे खोलकर अब्बा को अंदर ले आऊंगा। लेकिन ये जानकर मुझे शदीद गुस्सा आया कि नजाब सोने से पहले दरवाजे को लॉक कर चुकी थी। मैं तेजी से नजाब की तरफ बढ़ रहा। नजाब, मैंने इसे झंझोड़ा। वो नींद से बदमजा होकर बड़बड़ाई, क्या मसला है जासर? सोने दो ना, चाबी दो। इसने मेरी तरफ हैरत से देखा, फिर हंसी, जैसे कि कोई न समझ बचा हूँ। तुम मजाक कर रही हो ना? नजाब, चाबी दो फौरन। मेरा लहजा सख्त था। हरगिज नहीं। इसने साफ इनकार कर दिया और तकिए के नीचे हाथ मारा। ये घर तुम्हारे बाप के लिए नहीं है, समझ आई? वो चले जाएंगे सुबह तक, फिक्र ना करो। मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। मैंने तकिए के नीचे हाथ डाला, लेकिन नजाब ने मेरा बाजू पकड़ कर रोका। यासर, मत करो, ये चाबी मुझे दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने गुस्से से कहा और एक झटके से इसका हाथ हटा दिया। नजाब ने तेजी से चाबी को मुट्ठी में दबा लिया। ये चाबी नहीं मिलेगी यासर, इसने गुस्से से कहा। मेरा खून खोलने लगा। मैंने इसकी कलाई पकड़ी और जोर से झटका दिया। वो चीख उठी और चाबी फर्श पर गिर गई। मैंने झपट कर चाबी उठाई और दरवाजे की तरफ दौड़ा। यासर, रुक जाओ, मैं कह रही हूँ, रुक जाओ। निजाम चीख ही रही, लेकिन मैं अब किसी चीज की परवाह नहीं कर रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कपकपाते हाथों से चाबी ताला में डालकर घुमाई, क्लिक की आवाज से ताला खुल चुका था। मैंने तेजी से दरवाजा खोला और बाहर भागा। लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम बाहर रखा, मेरा सांस हलक में अटक गया। अब्बा जमीन पर बेहोश होकर पड़े थे। इनकी आंखें बंद थी। बारिश के कतरे इनकी झुर्रियों बड़े चेहरे पर गिर रहे थे और जिस्म मुकम्मल साकित था। अब्बा, मैं चीख पड़ा और इसके पास जाकर झुक गया। मैंने इनका चेहरा अपने हाथों में लिया। वो बर्फ के मान ठंडे हो चुके थे। मेरे हाथ कांपने लगे। अब्बा, आंखें खोलो। कोई जवाब नहीं आया। अब्बा, खुदा के लिए कुछ तो बोलो। मेरी आवाज लरज रही थी, लेकिन अब्बा खामोश थे। बारिश मजीद तेज हो गई। मेरे दिल में खौफ का एक शदीद तूफान उठा। मैंने इसकी नब्ज चेक की और तब मेरे अंदर सब कुछ जैसे रुक गया। नब्ज चलने की समझ नहीं आ रही थी। मेरा दिल डूबने लगा और मेरे हाथ सुन्न हो गए। मैंने फौरन इनके सीने पर कान रखा, लेकिन कोई धड़कन भी सुनाई नहीं दी। नहीं, मैं सर हिलाता पीछे हटने लगा। नजाब दरवाजे पे खड़ी थी और इसका चेहरा अजीब सा हो गया। अलबत्ता न इसके चेहरे पर कोई खौफ था, न पछतावा। तुमने ये क्या किया? मैं इस पर दहाड़ा। मैंने कुछ नहीं किया यासर, तुमने खुद फैसला किया था कि दरवाजा बंद रखोगे। मैंने तो सिर्फ तुम्हें रोका था। तुम्हारी कमजोरी की वजह से हुआ है। अगर तुम मर्द होते तो मेरी ना सुनते। अब मुझे ब्लेम मत करो। इसका लहजा सपाट था। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने अपने बाप के बेजान पड़ते जिस्म को देखा, जो बारिश में पड़ा था, और मैं अंदर ही अंदर टूटने लगा। बारिश थम चुकी थी, लेकिन मेरे दिल में जो तूफान बरपा था, वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। अब्बा की बेचैन जिस्म को देखकर मैंने जो अज़ियत महसूस की थी, वो किसी और ही सतह की थी। मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। कानों में अब्बा की बातें गूंज रही थी। बेटा, मुझे अपने पास बुला लो। मैं मजीद नहीं रह सकता। मैंने इन्हें भुलाया नहीं, इन्हें अंदर नहीं आने दिया, बाहर भीगने दिया, और अब वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे थे। अब्बा, मैंने दिल शिकस्ता आवाज में पुकारा और फिर रोने लगा। मैं इन्हें झंझोड़ रहा था, जैसे किसी मोजज़े की उम्मीद में। इसी लम्हे मेरे अंदर के बेहयास बेटे ने हाथ जोड़कर दुआ की, या अल्लाह, मेरे अब्बा को कुछ मत होने देना। तभी दरवाजे पे खड़े पड़ोसी ने मेरी मदद की और हम अब्बा को फौरन अस्पताल ले गए। रास्ते भर में मेरी सांसें अटकी हुई थी। मेरा ज़हन कुछ सोचने के काबिल नहीं था। बस एक ही दुआ लबों पर थी कि मेरे अब्बा को कुछ ना हो। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने अब्बा को इमरजेंसी में दाखिल कर लिया। मैं बाहर बेबसी से बैठा इनका इंतजार कर रहा था। जब डॉक्टर बाहर आया और मेरी तरफ संजीदा नजरों से देखा, आप अपने अब्बा से फौरन मिल लें, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। अगले 24 घंटे बहुत अहम है। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। मैं लरजती टांगों से अब्बा के पास पहुंचा। वो नढाल पड़े थे। आंखें नीम हुआ थी, जैसे किसी शदीद थकन ने इन्हें तोड़ के रख दिया हो। मैंने इनका हाथ थामा। इनके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। अब्बा, मैं यहाँ हूँ, आप फिक्र न करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरी आवाज बाहर आई थी। अब्बा ने मेरी तरफ देखा और एक हनीफ सी मुस्कुराहट लबों पर आई। और फिर उन्होंने आस्था से आंखें बंद कर ली। मैं सागत खड़ा था, जैसे सांस लेना भी भूल गया हूँ। अगले 24 घंटे किसी कीमत से कम न थे। मैं अस्पताल में रुका रहा। नजाब को फोन पर इतला दी तो इसका रवैया बिल्कुल सख्त था। तुम तो हॉस्पिटल की ही वो कर रह गए हो। ऑफिस का इतना सारा काम पड़ा है, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं। इसके अल्फाज मेरे दिल पर कोड़े की तरह बरसे थे। लेकिन मैं इस वक्त इससे उलझने की हालत में नहीं था। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अब्बा बच गए। जैसे ही डॉक्टर ने ये खुशखबरी सुनाई, मैं सजदे में गिर गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब इस बार ये खुशी के आंसू थे। अब्बा को अस्पताल से डिस्चार्ज तो कर दिया, लेकिन वो बहुत कमजोर हो चुके थे। अब इन्हें घर ले जाना एक आजमाइश से काम नहीं था। मुझे मालूम था कि नजात के तेवर सख्त होंगे, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि अब्बा मेरे साथ ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
जिस वक्त हॉस्पिटल से निकला शदीद तूफान के साथ तेज बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन एक तूफान मेरे सीने के अंदर भी तबाही मचा रहा था। मुझे इस बात का शदीद अफसोस था कि अब्बा पूरा एक हफ्ता हॉस्पिटल में दाखिल रहे, लेकिन नजाब 1 घंटे के लिए भी इन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल नहीं आई। तो इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि मेरे अब्बा हैं और बीमार हैं। तंदुरुस्त होते तो वो अलग बात थी, लेकिन बीमारी की हालत में भी इसका दिल नहीं पिसता। किस तरह की औरत थी? क्या अमीरों के सीने में दिल नहीं होते? मैं नजाब की इस रवैये पर शदीद परेशान हुआ। आप अब्बा को घर ले जाते हुए मुझे दोहरी परेशानी थी। एक तो अब्बा की बीमारी में शदीद निगहदाश्त की जरूरत थी, जबकि दूसरी तरफ नजाब का मूड था जो पल पल बदलता था। और अब तो अब्बा की मौजूदगी में न जाने इसका रवैया कैसा होता। इस बात की मेरे दिल खौफजदा कर रख दिया। मैंने अब्बा के सामने नजाब की बहुत तारीफें की थी और इन्हें बताया था कि मुझे शादी करके बहुत खुश हूँ। अब अगर इन्हें अंदर की हकीकत का पता चलेगा तो वो मुझ पे हंसेंगे। कौवा चरा हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया और मैं अब्बा के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, क्योंकि बचपन से ही अब्बा ने मेरी निस्बत बड़े भाई को तरजीह दी थी। उनके मुकाबले में मुझे हमेशा टोका जाता था। अब्बा की तान हमेशा इस बात पर आकर टूटती थी कि तुम्हें सब कुछ समझ रही। मेरी निस्बत बड़े भाई ने तालीम भी नुमायान नंबरों में मुकम्मल की। इसकी जॉब भी जल्दी लग गई और फिर खानदान में ही इसकी मर्जी से शादी भी हो गई। तो मैं अंदर ही अंदर अपने भाई से मुकाबला करने लगा। कम से कम इस जितना नहीं, लेकिन इससे कम भी नहीं रहूंगा। इसलिए तालीम मुकम्मल करते ही मैंने जॉब ढूंढने लगी। जब मैं जॉब की सूरत में मुझे एक एटीएम कार्ड नजर आया तो मैंने इसे कबूल करने में जरा भी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया, क्योंकि मुझे हर सूरत में अपने भाई के मुकाबले में खुद को साबित करना था और इसीलिए मुझे अपनी आज़ादी की सबसे बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं था। फिर जब मैं इस घर के सामने अपनी बड़ी सी गाड़ी खड़ी करता तो मेरे अंदर ही अंदर एक अजीब सा सुकून और गुरूर उतरता। अपने ब्रांडेड 3 पीस सूट और सिगार में इस पर जितना रोब डाल सकता था डालता। मैंने इस पर अपनी अमीरी का तासुर तो खूब जमा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं कितना हाली हो चुका था जो मैं ही जानता था। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि मैंने अजाब से शादी के बाद अब्बा से मिला ही नहीं, क्योंकि वो मुझे इससे मिलने ही नहीं देती थी। वो अपने मामलात में मुझे इतना उलझा के रखती कि मुझे कहीं और सोचने और देखने की मोहलत ही ना मिलती। मेरा वो गुरूर अब पछतावा सा बनकर रह गया था। जब मैंने अपने ही वालिद को आज़ादी से फ्लैट के अंदर ना ला सका तो ऐसा लगा मेरे अब्बा एक बार फिर मुझसे हंस के बोले कि तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं। मैं अंदर ही अंदर घायल सा हो रहा था और दिल ही दिल में दुआएं कर रहा था कि फ्लैट पहुंचने पर कोई ऐसी सूरत हाल ना हो जिस पर मैं मजीद शर्मिंदा हो जाऊं। मैंने एहतियात से अब्बा को गाड़ी से उतारा और फ्लैट के दरवाजे को चाबी से खोलकर अब्बा को नहायत एहतियात के साथ अंदर लाने लगा। मगर जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए तो सामने नजाब को देखकर मैं ठिठक कर रुक गया। नजाब की आंखों में चमकने वाली भरहमी मुझ पर बिजली की तरह गिरी और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो हाथ बांधे खड़ी थी जैसे पहले से मेरा इंतजार कर रही हो। यासर साहब खैरियत है? इन्हें कहाँ लेकर आ गई हो? ना सलाम ना दुआ ना ही इसे अब्बा की खैरियत मालूम हुई। इसकी आवाज का शब्द लहजा मेरे अंदर एक चुभन छोड़ गया। मैंने अब्बा के थके मांदे चेहरे की तरफ देखा। इनकी आंखों में नमी और बेबसी वाज़िह थी। मेरा दिल बगावत पे उतर आया। मैंने नजाब की तरफ रुख करते हुए सख्ती से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने इन्हें लेकर कहाँ जाना था? जाहिर है मैं अपने घर ही लेकर आया हूँ। नजाब ने तंजीया मुस्कुराहट के साथ कंधे झटके। तुम भूल रही हो कुछ इस घर के हवाले से बाय द वे। ये घर किसका है तुम अच्छे से जानती हो। ये जुमला मेरे सीने पर जैसे हथौड़ा बनकर लगा। अब्बा ने ये अल्फाज सुने तो इनके कदम लड़खड़ाए। शायद दिल के किसी कोने में वो पहले ही इस सलूक के लिए तैयार थे। मैंने फौरन आगे बढ़कर इन्हें कंधों से सहारा दिया और घूर कर नजाब की तरफ देखा, मगर वो पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अब्बा की हालत देखकर मेरी रूह कांप गई। वो इतनी बेबसी से मुझे देख रहे थे कि मेरा दिल चाहा सब कुछ छोड़कर बस इनके साथ कहीं चला जाऊं। मैं इन्हें सोफे पर बिठाकर बोला, अब्बा परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगा। वो धीरे से मुस्कुराए, मगर इस मुस्कुराहट में वो चमक नहीं थी जो मैं हमेशा इनके चेहरे पे देखता था। मैं किचन में गया ताकि इनके लिए सूप बना सकूं, लेकिन जैसे ही मैंने चूल्हा जलाया नजाब गुस्से से धनधनाते हुए अंदर दाखिल हुई। इसकी आंखों में शोले थे, जैसे अभी सब कुछ जला के राख कर देगी। ये सब क्या हो रहा है जासर? हमने शादी के वक्त क्या वादा किया था? बेबसी से सर झटका। नजाब वो बीमार है, इस वक्त इनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तुम्हारा भाई वो किस माल की दुआ है? वो मर गया है क्या? क्या सिर्फ तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने बाप को उठाकर अपने कंधों पे लेकर फिरो? इसने तंज मारा। मैंने गहरी सांस ली और मुफाहमत का अंदाज अपनाते हुए इसे समझाने की कोशिश करने लगा। देखो नजात, जब बाबा ठीक हो जाएंगे मैं उन्हें वहां भेज दूंगा। खुदारा सिचुएशन समझने की कोशिश करो, लेकिन अभी प्लीज चुप हो जाओ। इसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी जिंदगी में इस किस्म की मुदाखलत नहीं, समझे या नहीं?
ये मुदाखलत नहीं मेरा फ़र्ज़ है। मैंने आवाज़ दबाई। फ़र्ज़? और जो तुम्हारे वादे मुझसे किए थे वो क्या? वो तुम पर फ़र्ज़ नहीं है क्या? वो चीखी, "नजाब खुदा के लिए आस्ता बोलो, अब्बा सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? तुम्हें अपने अब्बा की तो परवाह है लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ तुम्हें इसकी कतई कोई परवाह नहीं।" वो मुँह फुलाकर बोली तो मैं अपना सर पकड़ कर बैठ गया। मुझे हर पल हर लम्हे सिर्फ तुम्हारी परवाह है नजाब। लेकिन तुम मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश तो करो। अब्बा अभी-अभी मौत के मुँह से निकले हैं। तुम्हें पता है बारिश में भीगने की वजह से कितने बीमार हो गए थे। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो यकीन रखो मैं खुद को कभी माफ़ ना कर पाता। ये तो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने इन्हें नई ज़िंदगी दे दी। बस कुछ दिन के लिए बर्दाश्त कर लो। जो ही वो ठीक हो जाएँगे मैं इन्हें वापस भिजवाने का इंतज़ाम करूँगा। वो कुछ लम्हे मुझे घूरती रही फिर पैर पटकते हुए बाहर निकल गई। लेकिन इसके बाद इसका रवैया और ज़्यादा तल्ख़ हो गया। कभी वो खाने की मेज़ पर बर्तन ज़ोर से रखती, कभी मुझसे इतनी बदतमीज़ी से बात करती कि मैं अब्बा के सामने शर्मिंदा हो जाता। लेकिन ज़ाहिर है मैं कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं दे पाता क्योंकि मैं जानता था चीज़ें मज़ीद भयानक हो जाएँगी। मैं अपनी लाइफ़ में बहुत मुश्किल से सेट हुआ था, इसीलिए फूँक-फूँक कर कदम रख रहा था। मैं जानता था कि मेरी ज़िंदगी की ये तमाम आसाइशें नायाब की मरहूने मिन्नत थी और अब तो मुझे इनकी आदत हो गई थी, इनके बगैर तो तसव्वुर ही मुहाल था और मैं नायाब को नाराज़ करके अपनी पहली वाली ज़िंदगी में नहीं आना चाहता था। इसीलिए बहुत ही सब्र के साथ मैं नायाब के रवैये को बर्दाश्त कर रहा था। बस थोड़े दिन की बात है, फिर मैं अब्बा को वापस बाहर की तरफ किसी न किसी तरह भेज दूँगा और चीज़ें दोबारा से मेरे और नायाब के दरमियान बेहतर होने लगेगी। इसीलिए मेरा तमाम फ़ोकस अब्बा की ज़िम्मेदारी में था। किसी तरह वो भले चंगे हो जाएँ और मैं अपने मकसद में बहुत तेज़ी से कामयाब भी हो रहा था। क्योंकि अब्बा की हालत बेहतर होने लगी मगर जैसे ही वो ज़रा सँभले, नाज़ाब ने मुझ पर शदीद दबाव डालना शुरू कर दिया। यासर, अब तुम्हारे अब्बा की तबीयत काफ़ी बेहतर हो चुकी है, अब तुम अपने भाई को क्यों नहीं बताते? वो इनको आकर ले जाए। मैं आहिस्ता से कहता, वो वहीं से तो आ रहे हैं। अगर इसे इतना ख़्याल होता तो कम कम इनके आने के बाद एक बार फ़ोन करके अब्बा की खैरियत तो मालूम कर लेता। अब जब तक अब्बा मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाते मैं इन्हें दोबारा से इस जहन्नम में कैसे भेजूँ? तो क्या सारा फ़र्ज़ तुम्हारा ही है? वो भरम लहजे में बोली। कैसा भाई है तुम्हारा आखिर? इसे कब ख़्याल आएगा कि वो अपने बाप को लेकर जाए? वो रोज़ मुझे बातें सुनाती जैसे मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। इसीलिए एक दिन मैंने तंग आकर भाई को फ़ोन किया और अगले दिन भाभी के साथ आ गया। मैंने सुकून का सांस लिया मगर भाभी की तसरात देखकर अंदाज़ा हो गया कि अब्बा को साथ ले जाने के मूड में नहीं। भाई खामोशी से बैठा रहा मगर नजाब के चेहरे पर ज़हर घुला था। मैं भाई के खाने-पीने का खूब एहतमाम करना चाहता था मगर नजाब ने सिर्फ चाय और बिस्किट रखे तो मैं खामोश हो गया। मैं भाई और भाभी आपस में बातें किए जा रहे थे कि अचानक नजाब ने तंज़िया लहजे में पूछा, वैसे आप दोनों अब्बा को लेने आए हो या बस खैर खैरियत दरियाफ्त करने? भाभी तो नजाब से भी 2 हाथ आगे की चीखती। एकदम तेज़ी से बोली, क्या मतलब तुम्हारा? मतलब बहुत वाज़ेह है, नजाब ने हाथ बाँध कर कहा। आप लोगों ने अब्बा को यहाँ छोड़ दिया और आराम से बैठ गए। लेकिन हमारी भी कोई ज़िंदगी है। हमने नहीं कहा था कि अब्बा को अपने पास रखो। भाभी का लहज़ा तल्ख़ हो गया। हमने नहीं रखा, वो खुद आए हैं। नजाब तड़प कर बोली तो भाभी का लब और लहज़ा भी इसी जैसा हो गया। हाँ तो अगर आ गए हैं तो थोड़ी खिदमत तुम लोग भी कर लो। क्या हर्ज है? हमने खिदमत की है ना, हॉस्पिटल के तमाम बिल्स हमने ही पे किए हैं और हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में है। आप लोगों ने तो इसमें भी कोई शेयर नहीं किया। सब कुछ मेरी कंपनी ने पे किया। अगर तुम्हारी कंपनी ने पे किया तो इसमें हम क्या करें? ज़ाहिर है बाप जिस घर में होता है वहीं इलाज मुआवजा भी करवाते हैं। जब तक अब्बू हमारे घर थे हमने खूब इलाज मुआवजा कराया। लेकिन कभी तुम लोगों को जगाया नहीं। कमाल है, ज़रा से पैसे क्या लगा दिए फ़ौरन ही जताने बैठ गई हो। मैं जता नहीं रही, बस मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अब आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ सँभालें और इनकी देखभाल करें। ज़ाहिर है हमें ऑफ़िस जाना होता है, जबकि आप तो घर पर ही बैठी रहती हैं। आपके लिए कोई मसला नहीं है। ये एकदम से गुस्से से बोली, अब्बू इतने बीमार हैं, इन्हें अच्छे इलाज मुआवजे की ज़रूरत है। हम अभी अब्बू को रखने की पोजीशन में नहीं। तो क्या हम पोजीशन में हैं? नजाब की आवाज़ ऊँची हो गई। यासर के पास दौलत आ गई तो क्या आप सबकी ज़िम्मेदारी उठाएगा? मेरे ज़ब्त की हद ख़त्म हो गई। बस करो नजाब, मैंने गुस्से से कहा। क्या गलत कहा मैंने? तुम खुद बताओ, जो इतने दिन हॉस्पिटल रहे तुम्हारे भाई ने आकर पता किया? इनका अब भी तुम्हारे बुलाने पे आए? वो चीखी, नजाब आप बस कर दो, मेरे ख्याल में तुम काफ़ी बात कर चुकी हो। भाई और भाभी खामोश थे और अब्बा का चेहरा जर्द पड़ गया था। बेटा यासर, तुम चुप रहो, लड़ो मत। वैसे भी मैंने नासर की तरफ ही जाना है। मेरा दिल जैसे मुट्ठी में जकड़ गया। मैंने अब्बा की तरफ देखा, वो इतने बेबस लग रहे थे कि मेरी आंखें भीग गई। मैं सोचने लगा कि ऐसी अमीरी का क्या फ़ायदा अगर मैं अपने बाप की खिदमत भी ना कर सकूं। मैंने नाजाब को बेबसी से देखा जिसने मेरी इज्जत की जरा भी लाज ना रखी। मैंने एकदम अब्बा से कहा कि आप कहीं नहीं जा रहे जब तक मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाते। मेरी अभी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि नजाब ने सख्त लहजा अपनाते हुए मेरी तरफ देखकर कहा,
अगर नासिर भाई साहब नहीं जाना चाहते हैं तो आपको क्या मसला है? मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। नजाब, अगर अब्बू जहाँ नहीं रह सकते तो फिर शायद मैं भी जहाँ नहीं रह सकता। मेरे इस जुमले ने कमरे में खामोशी फैला दी। नजाब का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब? इसने आस्था से कहा। मतलब ये कि अगर तुम मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी को कबूल नहीं कर सकते तो फिर मैं भी अपनी जिंदगी के फैसले में आजाद हूँ। ये जुमला बोलकर मैंने अब्बा के कंधे पे हाथ रखा, जैसे इसमें यकीन दिला रहा हूँ कि अब मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। नजाब ने कुछ कहने के लिए और खोले मगर कोई लफ्ज नहीं निकल सका। शायद इसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस हद तक जा सकता हूँ। और वो लम्हा जब मैंने अब्बा को सीने से लगाकर कहा, अब्बा आप कहीं नहीं जाएंगे, तो ड्राइंग रूम में बैठे हुए सभी लोगों को जैसे सांप सूंघ गया। सबसे ज्यादा तो नजाब का मुंह खुले का खुला रह गया। इसे ये यकीन नहीं था कि इसका बेदाम गुलाम कभी यूं भी सामने सर उठाकर बात करेगा। बल्कि आज मैंने सिर्फ इसके सामने सर उठाकर बात ही नहीं की कि अपने भाई और भावज के सामने अपनी इज्जत नफ्स को रोंदने से बचा भी लिया। नजाब गुस्से से उठी और कमरे से बाहर चली गई। मेरे घर के हालात इस कदर नजाब की वजह से जहरीले हो चुके थे कि मेरे बड़े भाई ने मजीद यहाँ रुकना मुनासिब नहीं समझा। वो भाभी को लेकर हमारे घर से जल्दी से निकल गए। अब्बा मुझे कहते ही रह गए कि मैं इनके साथ चला जाता हूँ, तुम्हारी जिंदगी कहीं मेरी वजह से खराब ना हो जाए। बहू गुस्से की बहुत तेज है। मैंने इन्हें हौसला दिया और कहा कि आप इसके मिजाज की फिक्र ना करें। वो पल में तोला पल में माशा है, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। मैं अपना फैसला तो कर ही चुका था, लेकिन मुझे ये अच्छे से अंदाजा था कि अब मैं एक आतिश फसां पे खड़ा हूँ जो किसी भी वक्त फट सकता है। लेकिन मेरी हैरत के इंतहा न रही जब मैं कमरे में आया तो नजाब खामोश रही। हालांकि वो खामोश रहने वाली सामी नहीं थी। मैं किन अखियों से इसे देखे जा रहा था और मेरे कान इस धमाकेदार आवाज सुनने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लेकिन इसकी चुप टूट ही नहीं रही थी। मैं तो दिल ही दिल में लड़ने भी लगा कि कहीं वो मुझे छोड़ने का फैसला न कर डाले, क्योंकि इससे कुछ उम्मीद नहीं था। वो जितना जल्दी मोहब्बत जताती थी उतनी ही जल्दी नफरत और बेजारी का इजहार करने में भी देर नहीं लगाती थी। वक्त के साथ साथ मुझे ये अंदाजा अच्छे से हो गया था कि वो मेरे फैसले से समझौता करने की कोशिश कर रही है, मगर इसकी ये खामोशी महज एक धोखा है। इसकी आंखों में मेरे वालिद के लिए एक अनजानी सी नफरत उभरने लगी थी। वो कुछ कहती तो नहीं मगर इसके रवैये में आए बदलाव को महसूस कर रहा था। मैं इसे खुश रखने की हर तरह से कोशिश करने लगा, इसे पहले से ज्यादा वक्त देने लगा। अब्बा की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर थी, लिहाजा मैंने दफ्तर जाने का सोचा। क्योंकि इसका भी ज्यादा वक्त घर के बजाय दफ्तर में गुजरता था तो मैंने सोचा कि इस तरह इसके करीब रहने का मुझे मौका मिल जाएगा, क्योंकि घर में तो इसने अपना रूम मेरे रूम से अलग कर लिया था। लिहाजा मैंने एक हफ्ते के बाद दोबारा दफ्तर जाना शुरू कर दिया। मेरे काम के औकात सख्त थे, अक्सर सुबह निकलता और रात में ही लौटता। ऐसे में ज्यादातर अब्बा से फोन पर ही बात हो पाती। मैं जब भी फोन करता तो वो सोए होते। नाज़िम अक्सर मुझे यही स्टेटमेंट दिया करते और अगर कभी जाग भी रहे होते तो इनकी आवाज़ इतनी कमजोर होती कि मैं परेशान हो जाता। कुछ दिनों में इन्हें महसूस किया कि अब्बा की हालत मजीद बिगड़ रही है। भूख भी कम हो गई है। सबसे ज्यादा तकलीफ की बात थी कि वो अक्सर गनोदगी में रहते। पहले तो मेरा इंतजार किया करते थे, अब वो जैसे मुझसे मिलने से भी कासुर हो चुके थे। इनकी रंगत पीली पड़ती जा रही थी। मुझे फिक्र होने लगी और मैंने फैसला किया कि इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने ये बात नजाब से की तो वो फौरन भड़क कर बोली, अरे यासर, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अब्बा को चेकअप की जरूरत है तो इन्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? हमारी फैमिली डॉक्टर बहुत ही काबिल है। ऐसे में इन्हें बाहर लेकर जाने की जरूरत ही क्या है? मैं कॉल कर देती हूँ, इन्हें घर ही आकर देख लेंगे। तो मैं इसकी बात सुनकर हैरान हुआ। मुझे इस बात की खुशी भी हुई कि वो मेरे अब्बा के लिए फिक्रमंद हुई। लिहाजा मैंने खुशी से इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जैसे मेरी प्रिंसेस की खुशी, मैं ये मामला तुम्हारे हाथ में देता हूँ और मुझे यकीन है तुम इस मामले को अच्छे से सुलझाओगे। तो वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और फिर वाकई इसने मेरे सामने खड़े खड़े जब डॉक्टर को कॉल करके सारी सूरत हाल के बारे में बताया तो मुझे नजाब पर बेपनाह प्यार आया। वो इतनी तफसील से डॉक्टर को सारी सूरत हाल बता रही थी कि मैं दंग रह गया। आधे घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर अब्बा का मुआयना किया और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंकल बिल्कुल ठीक है। जाहिर है इतनी बड़ी बीमारी काटी है तो कमजोरी तो आएगी। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मैं चंद ताकत की दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप इन्हें वक्त पे पिला दिया करें तो ये भले चंगे हो जाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर मैं काफी मुतमिन हो गया और फौरन ही डॉक्टर की तजवीज़ करदा मेडिसिन मंगवा ली। लेकिन अब्बा की सेहत तो दिन ब दिन गिरती जा रही थी। वो किसी बर्फ की तरह बस घुले जा रहे थे। मैं इनकी सेहत की वजह से भी इतना परेशान रहने लगा। समझ नहीं आ रही थी कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। डॉक्टर भी आए दिन आकर इनका मुआयना करता और मुझे तसल्ली देता, लेकिन मेरा दिल इंतहाई बेचैन रहने लगा। मैंने नशाब से कहा कि इन्हें एक बार हॉस्पिटल ले चलता हूँ, तो मेरी बात सुनकर एकदम से फट पड़ी और बोली, आखिर तुम चाहते क्या हो? इतने बड़े डॉक्टर तुम्हारे अब्बा को घर आकर देख रहे हैं, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? बाहर का डॉक्टर हमारी फैमिली डॉक्टर से ज्यादा लायक है। मैं इसकी बात सुनकर खामोश हो गया, लेकिन मैं अंदर से मुतमिन नहीं हो रहा था।
मेरे दिल में कुछ खटका सा भी हो रहा था। अब्बा की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। बार बार जब भी किसी अच्छे हॉस्पिटल जाने की बात करता तो निजाम इसी डॉक्टर को बुला लेती तो पुरानी बात दोहराता। एक दिन मेरी कजन नाजिया अब्बा को देखने हमारे घर आई। नाजिया मेरी खालाजाद कजन थी जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती थी, जिसे मैं भी पसंद करता था। मगर नाजाब की वजह से मैंने इसे छोड़ दिया। अगर हमारे दरमियान नाजाब ना होती तो शायद मेरी पहली तरजीह नाजिया ही होती। नाजिया अब तक गैर शादीशुदा थी, शायद मेरे लिए उम्मीद रखते हुए थी। जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर इसके लिए पछतावा होने लगा। अब भी वैसे ही थी, खामोश तबा आंखों से बोलती हुई। जान उसने जब अब्बा को देखा तो फौरन चौंक गई। यासर, इनकी हालत तो बहुत खराब लग रही है, इन्हें फौरन हॉस्पिटल लेके जाओ। मैंने इसे बताया कि हमारा फैमिली डॉक्टर अब्बा को चेकअप करता रहता है। वो कहते हैं बीमारी और बुढ़ापे की वजह से इनकी हालत है। तो नाजिया ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, किसी और डॉक्टर को दिखाने में क्या हार्ज है। जब इसकी मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो बेहतर है मेडिसिन चेंज कर ली जाए और किसी और डॉक्टर को दिखा लिया जाए। मैंने इसकी तायद की क्योंकि मैं दिल ही दिल में तो यही चाहता था कि अब्बा को किसी और डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, लेकिन नजाब की वजह से मैं अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं कर पाता था। लेकिन खुशकिस्मती से इस दिन नजाब घर पर नहीं थी, लिहाजा मैंने मौका गनीमत जाना और अब्बा को फौरन हॉस्पिटल ले गया। चेकअप के बाद डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थमाई वो पढ़कर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। इन्हें आस्ता आस्ता जहर दिया जा रहा था, इसीलिए इनकी ये हालत हो रही है। मेरे दिमाग में जैसे धमाका हुआ। घर में मेरे और नजाब के अलावा तीसरा कोई भी नहीं था। तो ये सब कौन कर रहा है। ये समझने में मुझे देर न लगी कि गोया नजाब मेरे मासूम और कमजोर बाप को मारना चाहती थी। ये ख्याल आते ही मेरे जिस्म में खून खोलने लगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस औरत की जिंदगी की खुशी मेरे लिए मुकद्दम थी वो मुझसे मेरे बाप की जिंदगी छीनने की कोशिश कर रही। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं कितना बेवकूफ था कि नजाब पर अंधा एतमाद कर रहा था। मैंने अपने वालिद को जरूरी इलाज के बाद नाजिया के घर ले जाकर कहा, जब तक मैं इनके लिए कोई और बंदोबस्त नहीं कर लेता इन्हें अपने पास रखो। और फिर एक मोटी रकम निकाल कर मैंने नाजिया के हाथ पर रखी। नाजिया ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और ये पैसे रखो अपने पास। यासर, हर रिश्ता पैसों से नहीं खरीदा जा सकता और ना ही अपनाया जा सकता है। मुझे शदीद शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने अब्बा को नाजिया के हवाले किया और घर वापस आया। अब मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल था, नजाब से कैसे बदला लूं। मैं नजाब को वही से साथ देना चाहता था जो इसने मेरे वालिद की रीस सोची थी, मगर मैं ये सब जज्बात में आकर नहीं करना चाहता था। मैं इसे सोच समझ कर बर्बाद करना चाहता था। मैंने इसे जब बताया कि मैंने सिर्फ इसकी खुशी की खातिर अब्बा को वापस भेज दिया है, तो वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। तो मैंने इसे कहा, मुझे तुम्हारी खुशी से ज्यादा कोई अजीज नहीं। तो वो खुशी से मेरे सीने में आ लगी। मैं इसके सामने ऐसे बन गया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं कि वो मेरी गैर मौजूदगी में अब्बा के साथ क्या कुछ करती रही। मैंने इससे पहले भी से भी ज्यादा मोहब्बत जतानी शुरू कर दी। मैं इसे महंगे तोहफे देने लगा, इसे बाहर घुमाने ले जाने लगा ताकि वो ये समझे कि मैं अब भी इसके काबू में हूँ। और फिर मैंने अपने मंसूबे पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया। लिहाजा सबसे पहले इसके घर के मुलाजमीन पर काम करना शुरू किया। इन्हें वो इज्जत दी जो इन्हें कभी भी इस घर में नहीं मिली। इनकी तन्हाई बढ़ा दी और इनकी इतनी वेलफेयर की कि वो नजाब से ज्यादा मेरी वफादारी का दम भरने लगे। और फिर मैंने बहुत ही आसानी के साथ इनसे उगलवा लिया कि अब्बा को किस चीज में जहर मिलाकर दिया जा रहा था। इन्हें बहुत ही तरीके से नजाब के खिलाफ तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए, जिसमें इसका जहर देने का सबूत भी शामिल था। फिर मैंने वो वार किया जिससे नजाब की दुनिया हार गई। एक रात मैंने बातों ही बातों में नजाब से कुछ फाइल पर इसके दस्तखत ले लिए। इसको शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या कर बैठी है। असल में मैंने सारा बिजनेस अपने नाम पर करवा लिया और इसे पता भी न चले कहाँ आया। कुछ दिन बाद मैंने अपने वकील के जरिए नजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया दिया। जब पुलिस हमारे घर आई तो नजाब शशतर रह गई। ये क्या हो रहा है। तुम्हें अपने जराइम की सजा मिल रही है नजाब। तुमने मेरे वालिद को जहर दिया और अब तुम्हारे खिलाफ सबूत मौजूद है। नजाब दिल मिला के, रियासत तुम ऐसा नहीं कर सकते। यही तो मैंने तुमसे कहना था नजाब, तुम मुझसे ऐसा नहीं कर सकती थी। नजाब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो चीख रही थी मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। इसकी तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद का मैं अब अकलौता वारिस था। वो अब चाहकर भी अपने लिए एक अच्छा वकील नहीं कर सकती थी क्योंकि इसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। नजाब को इसकी की की सजा मिल गई तो मेरे दिल में भी ठंडक पड़ गई। मैं सीधा नाजिया के पास गया। अब्बा को देखा तो वो पहले से बहुत बेहतर लग रहे थे। तो मैंने तशक्कर आमेज नजरों से नाजिया की तरफ देखा कि अगर वो ना होती तो शायद मेरे अब्बा इस दुनिया में ना होते। वो नजाब के हाथों से सिसक सिसक कर मर जाते और मुझे बेवकूफ को पता भी न चलता। मैंने अब्बा के पास जाकर इनका हाथ थाम लिया। अब्बा, अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो मेरी बात सुनकर अब्बा की आंखों में आंसू आ गए। इस दिन मैंने ये जाना कि जिंदगी में सब कुछ पैसा नहीं होता।
बहुत मुखलिस रिश्ते इंतहाई ज़रूरी होते हैं। लिहाजा मैंने बहुत सोचने के बाद बुलाकर नाज़िया से निकाह का फैसला किया। मेरी बात सुनकर फतेह इस बात से नाज़िया का चेहरा गुलनार हो गया।